हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार तेजस केमिस्ट्री क्लास के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांटो फैक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। उस वीडियो में मैं आपको वांटो फैक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मूला वगैरह बताया था। आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, जैसा कि हमने उस वीडियो में कहा था कि इस वीडियो का एक और पार्ट मैं बनाऊंगा जिस वीडियो में मैं सिर्फ वांटो फैक्टर के बारे में बात करूंगा। मैं अपने वादे के अनुसार ठीक उसी तरह एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें सिर्फ वांटो फैक्टर की मैं बात करने वाला हूं। आइए आप लोग बिल्कुल कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और बिल्कुल बात करेंगे आज इस वीडियो में ओनली सिर्फ वांटो फैक्टर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है सर कि ये तो बहुत सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि सर ये वांटो फैक्टर थोड़ा पेचीदा टॉपिक है, समझ में नहीं आता है सर। तो इसी कारणवश मैं वांटो फैक्टर को लेकर के सिर्फ अलग एक वीडियो बनाऊंगा और बनाने जा रहा हूं। और आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चले जाए, तो बिल्कुल इससे घबराइएगा नहीं, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको फुली कंसेप्ट वांटो फैक्टर का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वांटो फैक्टर। जैसा कि आपको पता होगा, आप पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो वहां पे पता होना चाहिए कि वांटो फैक्टर का हमने कुछ फॉर्मूला वहां पे बता दिया था, ठीक है। तो वहां पे आपको मैंने ये जरूर बताया था कि वांटो फैक्टर होता क्या है और क्या चीज से डिनोट करते हैं। तो वांटो फैक्टर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, अगर एक वर्ड में कहना चाहे कि वांटो फैक्टर के बारे में कि वांटो फैक्टर क्या बताता है, तो वांटो फैक्टर आपको क्या बताता है, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल कांसेप्ट के बीच का रिलेशन बताता है। इस चीज को समझे। वांटो फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बीच का रिलेशन बताता है। जैसा कि आप यहाँ पे एक चीज देख लो, जैसे मान लो वांटो फैक्टर के बारे में अगर हम कहते हैं, जैसे मान लो होता क्या है वांटो फैक्टर सर। तो वांटो फैक्टर के बारे में लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वांटो फैक्टर, जैसे कि आपको पता है। तो आज वांटो फैक्टर के बारे में एक मेन फॉर्मूला देखेंगे कि वांटो फैक्टर इक्वल टू, सर इसको आई से डिनोट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, total number of moles after dissociation और एसोसिएशन, इसको थोड़ा सही से कर देते हैं, आफ्टर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। जरा एक चीज समझिएगा, वांटो फैक्टर में हमेशा दो केस आता है। एक केस आता है डिसोसिएशन का और दूसरा केस आता है एसोसिएशन का। तो आज हम दोनों केस को अलग अलग बारीकी से अध्ययन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि डिसोसिएशन का केस क्या होता है और एसोसिएशन का केस क्या होता है। बस बिल्कुल थोड़ा सा हम ये समझते हैं, पिछले वाले वीडियो को और संक्षेप में करें तो हम ये समझते हैं कि वांटो फैक्टर में क्या होता था, वांटो फैक्टर क्यों आया, ठीक है। तो समझिए इस चीज को, जैसे मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड का हमने 2 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन के अंदर डिजल्व किया, तो होगा क्या कि अगर ने 2 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड को सॉल्यूशन के अंदर डिजल्व किया तो हम ये सोच रहे थे कि 2 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड आपको सॉल्यूशन के अंदर जाकर कितना मोल देगा, 2 मोल देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सॉल्यूट जो है ना वो वोलेटाइल है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, अंदर जाके ये टूट जाता है। सर तो मैग्नीशियम क्लोराइड अंदर टूटेगा, तो यहां देखिए 2 मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो किस तरह टूटेगा ये, जरा इस चीज को समझेंगे। तो ये टूटता है Mg2+, ठीक है, +2Cl-, इस तरह टूटता है। जरा इस चीज को समझेंगे, Mg2+ 2Cl-। अब जरा देखिए यहाँ कितना Mg है, 2, तो यहाँ 2 Mg कर देते हैं, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे मान लो 4Cl- कर देते हैं। जरा सा इस चीज को आप समझे। तो यहाँ पे क्या है कि 2 Mg2+ और 4Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है, यहां पे आपने 2 मोल डिजल्व किया, सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल डिजल्व किया, 2 मोल, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जाकर वो कितना मोल दे दिया। देखिए आपने सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और। इसी रिलेशन को देखने के लिए, है ना, आपका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था ना, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका 2 मोल था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट कितना आया, 6 मोल। तो दोनों देखिए, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो इसी रिलेशन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसको पढ़ते हैं हम लोग, वांटो फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो आइए ब्रीफली स्टडी करते हैं इसके बारे में। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखिएगा वांटो फैक्टर के बारे में। चलिए, वांटो फैक्टर को हमेशा हम 2 केस लेकर पढ़ेंगे, पहला डिसोसिएशन का केस और दूसरा एसोसिएशन का केस। आइए पढ़ते हैं, पहले बोर्ड को क्लीन करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं वांटो फैक्टर।
चलिए, वन टू फैक्टर में हम पहला केस देखने वाले हैं इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। हम पहला केस किसका देखने वाले हैं? डिसोसिएशन का। अब कुछ बच्चों को ये मीनिंग समझ में नहीं आता है डिसोसिएशन, तो समझ लीजिए। डिसोसिएशन का मीनिंग होता है कि आपने अगर 2 मोल जितना भी सॉल्यूशन, जो भी मोल आप सॉल्यूट का डिजॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर जाकर वो नंबर में बढ़ जाते हैं। मतलब कि अगर आपने 2 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व किया तो सॉल्यूशन के अंदर जाकर वो 2 मोल से ज्यादा हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं डिसोसिएशन हो गया, मतलब उसको टूट गया। ठीक है, तो पहला केस हम देखने वाले हैं डिसोसिएशन का। तो डिसोसिएशन के केस में मैं आपसे पहले बात करूंगा। पहला कुछ डिसोसिएशन में जनरली हम आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो पहला एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। पहला एग्जांपल लेंगे कैल्शियम क्लोराइड। जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि कैल्शियम क्लोराइड, जो कि आप जानते हो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, तो आप देखो मैग्नीशियम क्लोराइड का मान लो कि इसका 100% डिसोसिएशन हो गया। कितना परसेंट डिसोसिएशन हो गया? किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मान लो 100% डिसोसिएशन हो गया। ठीक है, तो 100% डिसोसिएशन हो गया, तो जरा समझेंगे इस चीज को कि अगर मान लो कि यहां पे ये टूटे, कैसे टूटेगा? तो C2H2++2Cl- टूट जाएगा। अब देखो, हमने सॉल्यूशन के अंदर CaCl2 का कितना मोल लिया था? 1 मोल। ये सॉल्यूशन के अंदर जाकर कितना मोल दिया? यहां पे 1 मोल और यहां कितना मोल? मतलब हमने तो सिर्फ 1 मोल ही डिजॉल्व किया था, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल हो गए? 3। अब यहां से अगर आई कैलकुलेट करना चाहे, वांटो फैक्टर कैलकुलेट करना चाहे CaCl2 के लिए, तो यहां पर आई इक्वल टू लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। समझेंगे, आई का फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया? 1 + 2। अब बिफोर कितना था? 1, यानी कितना हो गए? यानी आई का वैल्यू किसके बराबर? 3 के बराबर। कोई दिक्कत? यानी इस केस में आप देख रहे हैं कि आई का वैल्यू किसके बराबर है? आई का वैल्यू है यहाँ पर 3 के बराबर। मतलब समझेंगे, यानी और दूसरा एक और एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। मान लो ये फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, दूसरा एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। जरा समझेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मान लो इसका 100% डिसोसिएशन होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये टूटेगा, किसमें टूटेगा? तो Mg2++2Cl-। ठीक है, अब जरा देखो, हमने 1 मोल डिजॉल्व किया था, सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल हो गया? 1 मोल + 2 मोल। यानी अब यहां इसके लिए आई का फॉर्मूला निकालेंगे, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 + 2, अब बाय बिफोर डिसोसिएशन 1, यानी कितने हो गए? 3। यानी ये आप देख रहे हो कि आई का वैल्यू कैल्शियम क्लोराइड के लिए 3 होता है, यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए 3 होता है। मतलब आप केस में क्या देख रहे हो कि आप जितने भी मोल्स डिजॉल्व कर रहे हो ना, जितने आपने इनिशियली में मोल लिया था, कितना मोल लिए थे? 1 मोल। यहाँ कितना मोल लिए थे? 1 मोल। लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद कितना मोल दिया? वो 3 मोल। कितना मोल दिया? 3 मोल। जरा देखो क्या हो रहा है, 1 मोल से ज्यादा मोल मिल रहा है ना आपको, तो इसी केस को हम क्या कहते हैं? डिसोसिएशन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल अगर इसमें देखें, ठीक है, तो देखो यहां पर दोनों केस में एक चीज गौर करने वाला बात है, क्या है कि देखो कॉमन चीज क्या है कि दोनों केस में आई का वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है। दोनों केस में आई का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 से ज्यादा आ रहा है। मतलब जब आई का वैल्यू वांटो फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा आता है, मतलब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब समझिएगा इसका, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब आपने सोचा था कुछ और, हो गया कुछ और। आपने सोचा था कि 1 मोल डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल होगा, 3 मोल हो गया, तो जाहिर सी बात है इसके प्रॉपर्टी में तो चेंजिंग आएगा। ठीक है, तो जब आई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाता है, तो हम उस केस में कहते हैं कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे उसका, और फिर आगे हम बात करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल इसकी बात करेंगे, एग्जांपल में बात करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी केस को लेकर। चलिए एक और एग्जांपल हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जरा सा समझेंगे, मान लो इसका 100% डिसोसिएशन हो गया। थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं इसको। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए इसका 100% डिसोसिएशन हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो मान लो ये टूटेगा, किसमें टूटेगा सर? 4K प्लस FeCN6, और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए कितना माइनस हो जाएगा? 4-। ठीक है, मतलब समझिए। अब देखो यहां पे अगर हमने इनिशियली में कितना मोल था हमारे पास? 1 मोल। यहां कितने मोल हो गए? 4 मोल। यहां कितने मोल हो गए?
1 मोल, और इस कंडीशन में आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 4 + 1, बिफोर डिसोसिएशन 1, यानी आई का वैल्यू किसके बराबर 5। यानी आपने तीनों एग्जांपल में देखा कि तीनों कंडीशन में आई का वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है, आई का वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब हुआ कि observed colligative property does not equals to theoretical colligative property। इस चीज को समझिएगा, आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो कौन सा ये क्या किस कंडीशन में है ये, तो observed colligative property does not equals to theoretical colligative property, ये तो आप जानते हो। और यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि observed colligative property greater than theoretical colligative property। मतलब समझ में आ रहा है क्या? मतलब आपने सोचा था कि हम 1 मोल डिजल्व करना है तो 1 मोल जैसा प्रॉपर्टी आना चाहिए, 1 मोल सॉल्यूशन का 1 मोल सॉलिड का सॉल्यूशन बनना चाहिए, लेकिन ये अंदर जाकर कितना मोल दे दिया 5 मोल। मतलब हुआ कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा हो जाएगा किससे, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस केस में, जब आई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया कि आई के वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग सॉल्यूट के लिए, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब थोड़ा सा हम डिसोसिएशन केस को आगे लेकर बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। जैसे होता क्या है कि जो भी आप सॉल्यूट लेते हो तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 100% ही डिजल्व हो जाए, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हमें पता करना होगा कि किस सॉल्यूट में कितना डिसोसिएशन हुआ किसके अंदर, वो कैसे पता करेंगे, तो उसको स्टडी करने के लिए, पता करने के लिए हम अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में, पहले बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं, और ये अल्फा आपको क्या बताता है, अल्फा आपको ये बताता है कि 1 मोल में से कितना सॉल्यूट डिजल्व हो गया। अल्फा आपको क्या बताएगा, 1 मोल में से कितना सॉल्यूट डिजल्व हो गया। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि अलग अलग केस के लिए अल्फा का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो पहले हम आइए स्टार्ट करेंगे, पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे NaCl को लेकर, ठीक है। आइए मान लीजिए NaCl की बात करते हैं हम। पहला एग्जांपल हम लेते हैं NaCl का, ठीक है। जैसे मान लो NaCl है, ठीक है। मान लो इसका 50% क्या हुआ, इसका डिसोसिएशन हो गया। कितना हो गया, 50% डिसोसिएशन हो गया। तो सर ये टूटेगा ना Na+ में और किस में, Cl- में। जरा समझेंगे, हमारे पास इनिशियली में कितने मोल थे, मान लो कि अभी टाइम मेरा 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जितने मोल हमारे पास रिएक्टेंट को होंगे जो कहते हुए रहेंगे, कोई कंज्यूम नहीं होगा, किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। मान लो कि हमने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया, टाइम को t सेकंड कर दिया, तो होगा यूं कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो जितने यहाँ पे क्या होंगे कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी जो उसका जो मोल्स होंगे, उसमें से धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लो कि 1 मोल में से अल्फा मोल कंज्यूम हो गया। जरा समझेंगे, आपके पास इनिशियली में कितने मोल थे, 1 मोल। जैसे ही रिएक्शन हमने स्टार्ट किया तो उसमें से कितने मोल चले गए, अल्फा। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, अल्फा और अल्फा। कोई दिक्कत, यानी 1 मोल में अल्फा चला गया तो यहां भी तो 1 मोल में अल्फा बनेगा, 1 मोल में अल्फा बनेगा। कोई दिक्कत, यहां भी तो 1 मोल ही है ना, ठीक है। अब देखो इसके लिए अगर हम आई का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आई के लिए क्या कहता है, आई कहता है सर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। कितने हैं आफ्टर डिसोसिएशन, अल्फा प्लस अल्फा। जरा समझेंगे, 1 में से अल्फा बाहर चला गया तो बचा कि नहीं, 1 माइनस अल्फा बचा तो जरूर, बाई बिफोर डिसोसिएशन कितने थे हमारे पास, 1। अल्फा से अल्फा कैंसिल, कितना हो जाएगा आई का वैल्यू 1 प्लस अल्फा। यानी NaCl के लिए आई का वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस अल्फा होता है। NaCl के लिए आई का वैल्यू 1 प्लस अल्फा होता है। कोई डाउट? चलिए अगर आप चेक करना चाहें तो मान लो अगर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1 रखोगे तो देखोगे कि आई का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। मतलब इस कंडीशन में आई का वैल्यू भी किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। मतलब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई डाउट किसी को, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए एक ही क्वेश्चन में बढ़ जाता है, फिर कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल आपसे सामने बात करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड के हम बात करते हैं दूसरा एग्जांपल, और फिर धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
देखिए कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जरा सा इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। मैं तो शुरू में पहले ही बता दिया था थोड़ा सा कि थोड़ा सा आपको हो सकता है कि समझ में नहीं है, इसीलिए हमने इसका सेपरेट वीडियो बना रखा है और बना रहा हूं, ठीक है। इसलिए आपको काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मान लो इसका 50% डिसोसिएशन हुआ, ठीक है, तो ये टूटेगा किसमें, Mg2 प्लस 2Cl माइनस में, ठीक है। देखो हमारे पास अगर मान लो पहला इनिशियली की बात करें, इनिशियली में कितने मोल थे, 1 मोल। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0, ठीक है। अगर मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम बात करते हैं, ठीक है, तो मान लो कि 1 मोल रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो 1 मोल में से अल्फा मोल कंज्यूम हो गया, तो प्रोडक्ट कितना बना, 1 मोल के लिए अल्फा, तो 1 मोल के लिए अल्फा, 2 मोल के लिए 2 अल्फा, समझ में आ रहा है। यानी 1 मोल में से अल्फा मोल कंज्यूम हो गया तो 1 मोल से अल्फा मोल बनेगा, 2 मोल में से 2 अल्फा बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए आई के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। अब आई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, बिफोर डिसोसिएशन 1, यानी सबको डिसडेट करेंगे तो यानी आई का वैल्यू किसके बराबर, 1 प्लस 2 अल्फा के बराबर, ठीक है। यानी इस कंडीशन में मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए आई का वैल्यू किसके बराबर होता है सर, 1 प्लस 2 अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। यहां से अगर आप चेक करना चाहें तो अल्फा का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो आई का वैल्यू 3 के बराबर आएगा, मतलब इस कंडीशन में भी आई का वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई डाउट, चलिए फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल लेंगे और फिर इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड देखिए यहाँ मान लो इसका 50% डिसोसिएशन हो गया तो ये टूटेगा सर 4K प्लस CN6 माइनस 4 माइनस, ठीक है। जरा देखो मान लो हमारे इनिशियली में हमारे पास कितने मोल्स थे, 1 मोल्स थे, ठीक है। तो देखो 1 मोल्स इनिशियली में थे तो प्रोडक्ट कितना बना, रिएक्शन स्टार्ट नहीं है तो 0 और फिर 0, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं, मान लो रिएक्शन हमने स्टार्ट कर दिया तो 1 मोल में से मान लो अल्फा मोल कंज्यूम हो गए तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, देखो 1 मोल के लिए अल्फा तो 4 मोल के लिए 4 अल्फा, 1 है तो अल्फा। आई का वैल्यू कैलकुलेट करो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा। अब आई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन सर कितने हैं, 1, यानी सबको डिसडेट करने के बाद 1 प्लस 4 अल्फा, यानी आई का वैल्यू पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए कितना होता है, 1 प्लस 4 अल्फा। देखिए कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल बेझिझक रहिए। इस जो भी हम बता रहे हैं इस पे आपको हम हर टॉपिक पे अलग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। हम इसका यूज करके आपको बताएंगे तब और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाना, आप यहाँ पे समझिए, कोई भी दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए आई का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 प्लस 4 अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको चेक करना चाहो तो अल्फा का वैल्यू 1 रखोगे तो आई का वैल्यू किसके बराबर, आई का वैल्यू 5 के बराबर, मतलब इस कंडीशन में भी आई का वैल्यू 1 से ज्यादा। आई का वैल्यू 1 से ज्यादा का मतलब क्या है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम इसका एक जनरल फॉर्म देखते हैं, जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। चलिए उसको हम थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि डिसोसिएशन के केस में अगर मान लो कि आई का वैल्यू आपको अगर अल्फा कैलकुलेट करना है ना, मान लो अगर किसी कोई अलग तरह का सॉलिड है उसमें अगर अल्फा आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। देखिए मान लो कि हमारे पास लेट कर लो कि कोई एन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मान लो इसका डिसोसिएशन हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया एन मॉलिक्यूल्स में, समझिएगा। यानी हमारे पास इनिशियली में एन मॉलिक्यूल्स थे, कन्वर्ट हो गए तो एन में कन्वर्ट हो गए, समझिएगा। अब देखो इनिशियली की बात करें तो हमारे पास कितने मोल थे, 1 मोल, ठीक है। अब देखो रिएक्शन स्टार्ट नहीं है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा सर, 0, ठीक है ना। चलिए अगर मान लो यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो मान लो 1 मोल में से अल्फा मोल कंज्यूम हो गया, जरा समझिएगा इस चीज को। 1 में से अल्फा मोल कंज्यूम हो गए, 1 मोल में से अल्फा मोल कंज्यूम हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो 1 मोल के लिए अल्फा मोल हो गया, अल्फा कन्वर्ट हो गया, तो एन मोल के लिए कितने अल्फा,
एन अल्फा। चलिए अब आई कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन सर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बाई बिफोर डिसोसिएशन 1। इस कंडीशन में आई का वैल्यू देखेंगे जरा, यहाँ पे देखिए 1 है माइनस अल्फा, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, अगर कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा एन माइनस 1। ए 1 को इधर बुला लो तो 1 आई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ समझिए इस चीज को। अगर मान लीजिए यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने माइनस कॉमन निकाला बाहर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा ये हो गया, इसको संभाल लीजिएगा, यहाँ पे 1 माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। देखो और यहाँ से क्या होगा, इसको इधर तो क्या हो जाएगा सर माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस एन, ठीक है। अगर यहाँ से आप अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा सर, और अल्फा कैलकुलेट करना चाहे तो आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1। इस चीज को समझिए, यानी अगर किसी भी सॉल्यूट के लिए अल्फा कैलकुलेट करना होगा तो बस आपको क्वांटम फैक्टर का आई चाहिए और फिर एन नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी सॉल्यूट के अल्फा अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला बहुत आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक डिसोसिएशन केस की बात कर रहे हैं और ये सारा कथा कहानी किसके बेसिस पे है, डिसोसिएशन के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है डिसोसिएशन क्या है और आपको ये सब चीज समझ में आया होगा, ठीक है। तो दो तरह के सॉल्यूट हो सकते हैं जिनका डिसोसिएशन होगा और जिनका एसोसिएशन होगा। तो अभी तक हम लोग डिसोसिएशन केस की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे एसोसिएशन केस की। आइए बात करते हैं इन द केस ऑफ एसोसिएशन। चलिए देखो, इन अगर दूसरा केस हम देखें इसका, जो कि एसोसिएशन का केस है, इन द केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। जरा इस चीज को समझेंगे। सर एसोसिएशन का मीनिंग होता है कि आपने अगर 2 मोल सॉल्यूट डिजल्व किया ना तो सॉल्यूशन के अंदर जाकर 2 मोल से कम हो जाएगा, 1 मोल हो सकता है, हाफ मोल हो सकता है। एसोसिएशन का मतलब होता है एक साथ आ जाना, मतलब आपने अगर 2 मोल सॉल्यूट मोल डिजल्व किया तो एक साथ आकर के 1 मोल दे सकते हैं, हाफ मोल दे सकते हैं, इसी को बोलते हैं एसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या बताया था हमने कि अगर आपने 2 मोल डिजल्व करता है तो आप सेपरेट होकर 4 मोल 2 मोल से ज्यादा देता है, ठीक है। तो एसोसिएशन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, तो उसी को एसोसिएशन कहते हैं। आइए पहला इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे इसका, जो कि मान लीजिए लेते हैं इसका एसिटिक एसिड। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। जरा समझिए इस चीज को। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे एसिटिक एसिड। मान लो कि एसिटिक एसिड का अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं 100% इसका एसोसिएशन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 100% एसोसिएशन हो जा रहा है बेंजीन सॉल्यूशन में, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जरा समझो इस चीज को। देखो 2 मोल है हमारे पास, कितने मोल हैं, यहाँ पे 2 मोल एसिटिक एसिड है। ये सॉल्यूशन के अंदर जाकर इस तरह से टूटता है, जरा समझिए इस चीज को। ये यहाँ पे थोड़ा हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। देखो ये टूटता है सर CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? देखिए उसी तरह CH3 और यहाँ पे O और फिर H और C डबल बॉन्ड और फिर O, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लो C और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, इसको देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है C डबल O, यहाँ OH हो गया। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 और C, और यहाँ पे मान लो O और फिर क्या हो गया H, और यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। जरा देखेंगे अब इस चीज को थोड़ा सा गौर कीजिए, हम क्या समझाना चाहते हैं आप, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि 2 मॉलिक्यूल एक साथ आ जाते हैं, 2 मोल्स आपने डिजल्व किया और दोनों एक साथ आ गए, ऐसा क्यों होता है जरा देखिए। देखो यहाँ जैसे ही हमने 2 मोल्स डिजल्व किया ना तो इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ इस तरह से हो गया है ना, टूटकर ये अलग अलग हो गया। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन जो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इनके बीच देखो जब एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और जब एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलता है तो उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है ना काफी स्ट्रांग होता है, मतलब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है ना ये दोनों अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देंगे, मतलब इनके बीच बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये दोनों इनके बीच अट्रैक्शन हो जाएगा। आप जैसा समझते हो जब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो ऐसे बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने जाएगा तो ऐसे बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे।
और हाइड्रोजन बॉन्ड का मीनिंग है ये हाइड्रोजन काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि दोनों मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, जब करीब आ जाएंगे तो इनके बीच अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो काफी स्ट्रॉन्ग होंगे, इस कंडीशन में दोनों मॉलिक्यूल एक साथ आ गए, ठीक है। तो हुआ क्या कि हमने 2 मोल डिजॉल्व किया था और सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल मिल गए 1। जरा समझिए, हमारे पास अगर बात करें यहाँ पे 2 मोल था और सॉल्यूशन के अंदर से डिजॉल्व किया तो एसोसिएशन हो गया इसका, और कितना मोल, कितने मोल में कन्वर्ट होगा 1 मोल, ठीक है ना। तो 1 मोल में देखो आपने 2 मोल डिजॉल्व किया और ये कन्वर्ट कितने मोल में हो 1 मोल। यानी आप सोच रहे हैं तो 2 मोल आपने डिजॉल्व किया तो सॉल्यूशन के अंदर जाके 2 मोल देगा या फिर 2 से ज्यादा देगा, कम तो आपने सोचा ही नहीं था। आपने सोचा कि 2 मोल डिजॉल्व किया तो इसके आसपास होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया 2 मोल से कम हो गया। इस कंडीशन में अगर आई का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 और बिफोर डिसोसिएशन 2। देखो आई का वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा या फिर 1 से कम, सर 1 से कम। आई का वैल्यू 1 से कम आया तो एसोसिएशन के केस में हमेशा आई का वैल्यू 1 से कम आता है, और जब आई का वैल्यू 1 से कम आ जाए मतलब है कि एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस देन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस देन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो ये आप इस केस में देखेंगे कि एसोसिएशन केस में हर केस में आई का वैल्यू 1 से कम ही होता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक है। देखो बहुत गर्मी है, चलिए अब हम बात करते हैं, आपसे हम बात करेंगे दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आप ले तो बेंजोइक एसिड, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लो कि आप बेंजोइक एसिड को ले रहे हो, 2 मोल बेंजोइक एसिड को ले रहे हो, मान लो इसका 100% एसोसिएशन हो, ठीक है। मान लो 100% एसोसिएशन हो किसके अंदर, बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। देखो क्या होगा, ये सर ये उसी तरह टूटेगा जिस तरह से वो टूटा था। तो यानी क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O और फिर OH, और उसी तरह क्या हो जाएगा C6H5, यहाँ पे देखेंगे जरा C और O और फिर क्या हो जाएगा H, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O। जरा इस चीज को समझिए, इसको थोड़ा सा और हम जगह बना देते हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन चालू, जरा सा देखिए यहाँ, इनके बीच क्या होगा सर, अट्रैक्शन चालू, क्योंकि एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग हो जाएगा जिससे दोनों मोलकुल क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। मतलब आपने डिजॉल्व कितना मोल किया था 2 मोल, सॉल्यूशन के अंदर जाए कितने मोल हो गए सर 1 मोल। आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 एसोसिएशन सॉरी और बिफोर 2, यानी इस केस में भी आई का वैल्यू कितना आया 1 से कम, मतलब ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस देन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई डाउट, ये इस तरह से तो 2 मोल इस तरह से होता है। और सारे एग्जांपल आपको ट्राइमर टेट्रामर हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा बता देते हैं आपको हम। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल जो ट्राइमर है, ट्राइमर मान लो 3 मोल्स मिलकर बने हुए हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स है 3p, ठीक है। मान लो ये ट्राइमर मॉलिक्यूल, ट्राइमर की अगर हम बात करें, ठीक है, 3 मोल से बने, मान लीजिए इनका एसोसिएशन हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसका एसोसिएशन हो गया तो मान लीजिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, P3, तीनों मॉलिक्यूल एक साथ आ गए, एक साथ जुट गए, ठीक है। तो देखिए मतलब अगर इस केस में हम देखें तो यहाँ पर आई का वैल्यू कैलकुलेट करें तो इस केस में भी आप देख सकते हैं आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ कितने थे यानी 1/3 इस केस में, ठीक है। आई का वैल्यू किसके बराबर 1/3 यानी 1 से ज्यादा कि 1 से कम, 1 से कम, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह टेट्रामर की आप बात करें, टेट्रामर की बात करते हैं तो टेट्रामर का मतलब जो 4 मोल्स है इनका एसोसिएशन हो गया, ठीक है। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे P4 में, मतलब इसका आई का वैल्यू कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा 1/4। हर केस में आपका आई का वैल्यू 1 से कम ही होने वाला है, कभी भी ज्यादा नहीं होगा एसोसिएशन केस में। हर केस में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस देन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आया समझ में। एसोसिएशन का मतलब हुआ 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाएंगे, डिसोसिएशन का मतलब हुआ 2 मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। उसी तरह एक जनरल फॉर्मूला बताएंगे आपको अल्फा निकालने के लिए, ठीक है। फिर हम उस फॉर्मूला की बात करते हैं, इसको फटाफट नोट कीजिए। फिर उस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ तो जरूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरा इस चीज को समझिए। मान लीजिए लेट कर लीजिए कि हमारे पास Na मॉलिक्यूल्स थे, उनका मान लो Na मॉलिक्यूल्स थे, उनका एसोसिएशन हो गया, ठीक है। मान लो कि उनका एसोसिएशन हो गया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें सर An में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या मान इनिशियल में आप देखो तो इसका कितना मोल हमारे पास है 1 मोल,
ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो कितने होगा, प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 0। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम बात करें, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो मान लो कि 1 मोल में से अल्फा मोल कंज्यूम हो गया, जरा समझिए इस चीज को, 1 मोल में से अल्फा मोल कंज्यूम हो गया तो प्रोडक्ट कितना बनेगा। देखिए हमारे पास होता क्या था प्राइमरी केस में, अगर मान लो 3 मोल थे हमारे पास तो मिलता कितना था, 1 मोल, कितने मोल मिलते थे, यानी 1/3 बना रहा है। अगर n मोल हमारे पास, 1 मोल हमारे पास है और अल्फा मोल कंज्यूम हो गया, जरा समझिए, n मोल में से या अल्फा मोल कंज्यूम हो गया तो बने कितने, अल्फा बाई n, कितने बने, अल्फा बाई n। अरे ना समझ में, तो देखो अगर यहाँ के लिए आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। ठीक है, अब बिफोर एसोसिएशन कितने थे हमारे पास, 1 थे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, तो आई अब प्लस आई इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अल्फा बाई एन माइनस अल्फा। ठीक है, अगर आई -1 यहाँ पे अगर वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस एन माइनस 1 हो जाएगा, 1 बाई एन माइनस 1। तो देखो और यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई -1 बाई 1 बाई एन माइनस 1, बस यही फॉर्मूला है। आप कुछ नहीं हुआ, एन के जगह पे 1 माइनस एन 1 बाई एन आ गया है, बाकी सब कुछ वही है। तो अगर एसोसिएशन केस में अगर अल्फा को कैलकुलेट करना होगा तो बस यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अभी हम लोग वन टॉप फैक्टर का 2 केस हमने देखा, एक डिसोसिएशन का केस और दूसरा एसोसिएशन का केस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये है आपका वन टॉप फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे वन टॉप फैक्टर को लेकर पिछले वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूला बताए थे, इस वीडियो में हम एक फॉर्मूला आप जरूर याद रखोगे आई कैलकुलेट करने का, जो कि हम पहले बता चुका हूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, वहां से आप आई कैलकुलेट करोगे। अलग अलग सॉलिड के लिए आई का वैल्यू अलग अलग होता है। अगर किसी सॉलिड का डिसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में आई का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई का वैल्यू 1 से कम होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ वन टॉप फैक्टर के बारे में मैंने बात किया। ठीक है, तो चलिए अब ये आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है, ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक ये था वन टॉप फैक्टर। और जैसा कि हमने पहले शुरू में ही कहा था कि इस वन टॉप फैक्टर पर हम एक न्यूमेरिकल वीडियो बना कर लाने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग चिंता नहीं कीजिए, हम इस पे एक बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ वन टॉप फैक्टर पे लाने वाले हैं। वहां पे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और थोड़ा भी यहाँ भी डाउट हुआ होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आज सॉल्यूशन चैप्टर ओवरऑल समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद नए वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।